नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप पीछे देखकर समझ चुके होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं नेटो संगठन की। नेटो संगठन इस समय बहुत चर्चा में है और हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बहुत सारे बयानबाजी की जा रही है नेटो को लेकर। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि नेटो हो सकता है भविष्य में एक ऐसा संगठन बन जाए जो पूर्ण रूप से निष्क्रिय साबित हो। हालांकि नेटो की स्थापना क्यों की गई थी, नेटो में शुरुआत में कितने सदस्य थे, नेटो की स्थापना का उद्देश्य क्या था, नेटो संगठन काम कैसे करता है, इसके मूलभूत आइडियोलॉजी है क्या और आज के समय इस पर किस प्रकार के संकट दिखाई देते हैं, इन सब मुद्दों पर हम कुछ समय के अंदर बात करने जा रहे हैं। पीछे आप देख पा रहे होंगे ये सभी नेटो के मेंबर लोग हैं जो नेटो के सदस्य देश है। उन सभी में आप देख रहे होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी। इन्हीं के कारण इस समय बेहद चर्चा में है और इसकी चर्चा के पीछे मुख्य कारण है कि नेटो के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अमेरिका का ईरान के वॉर में साथ नहीं दे रहे हैं, इसीलिए चर्चा में है। तो एक एक पॉइंट पर विचार करेंगे। पहले कुछ कमेंट देखिए जो दरअसल ट्वीट हुए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। उन्होंने कहा कि नेटो देश कायर हैं, पर्याप्त समर्थन नहीं दे रहे हैं। यानी जो ईरान में वॉर चल रहा है उस युद्ध को लेकर नेटो के मेंबर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ कदम ताल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं और इसी संदर्भ में इन्होंने इनको कायर तक कह दिया है। और आप जानते हैं कायर का मतलब होता है जो युद्ध में साथ ना हो, ये युद्ध से पीछे हटते हैं। लेकिन नेटो के मेंबर कंट्री का कहना है कि आपके द्वारा अनावश्यक रूप से छेड़ी हुई जंग है, इसलिए हम इसमें आपका साथ नहीं देंगे। ठीक इसी प्रकार से यहां पर ये कहते हैं कि ईरान के खिलाफ मैंने नेटो देशों से मदद मांगी लेकिन वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। यह एक टेस्ट था, अब इन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कभी कभार होता क्या है ना, आप मुसीबत में नहीं भी होते हैं तो आप किसी से मदद मांगते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या मुसीबत के समय वो आपके साथ खड़ा रहेगा या नहीं। इसी संदर्भ में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि यह एक टेस्ट था, यानी जो मदद मांगी हमने ये एक टेस्ट था। जो लोग मदद में आए हमारे, वो हमारे साथ मजबूती से रहेंगे, आगे भी रहेंगे, और जिन्होंने मदद नहीं की है उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत चुकाने का सीधा सीधा मतलब है कि आप मुसीबत में पड़ेंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। हालांकि आपको पहले स्पष्ट कर दें, इस समय अमेरिका मुसीबत में पड़ा हुआ है, इसलिए इसको टेस्ट कह देना गलत है, बल्कि रियलिटी है कि अमेरिका मुसीबत में पड़ा हुआ है। इसी प्रकार एक और स्टेटमेंट है, नाटो को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में हमारी मदद करनी होगी। कुछ समय पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल था और अमेरिका ने अपने नेटो देशों से कहा था कि आप लोगों को हमारी मदद करनी पड़ेगी, किस लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसमें कोई साथ नहीं आया। अगला स्टेटमेंट है, नेटो ने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगर हमें कभी उनकी जरूरत पड़ी तो वे फिर से हमारे साथ बुरा बर्ताव करेंगे। अगर कभी बड़ा संकट आता है तो नेटो मदद के लिए मौजूद नहीं है, अमेरिकी राष्ट्रपति। इन सभी बयानबाजी को देखकर आप समझ चुके होंगे कि नेटो के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। एकदम सही सुना आपने, नेटो के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। करंट अफेयर की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से नेटो इस समय खतरे की स्थिति में है। अमेरिका के राष्ट्रपति इस युद्ध के बाद बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं नेटो से हटने का या फिर नेटो में कुछ मेंबर कंट्री को हटाने का। दोनों ही प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती हैं। ये न्यूज में था। इस समय न्यूज क्या है कि नाटो के भीतर नाटी और नाइस देश चुनने में जुटा अमेरिका। नाटो के भीतर नेटो ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें नाटी का मतलब है ऐसे देश जो अमेरिका के साथ इस युद्ध में नहीं दे रहे हैं, उनको नाटी। नाइस मतलब जो अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम आपने सुना। अब हम लोग एक एक मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। ये कुछ न्यूज हैं जो समय समय पर चर्चा में आती रही नेटो की, इनको आप ध्यान दे सकते हैं। बहुत सक्रिय संगठन है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल से। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो नेटो का पूरा नाम क्या है? नेटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी यानी संधि संगठन। क्यों है, इसके पीछे आपको चित्र देखना पड़ेगा। दरअसल नॉर्थ अमेरिका अगर आप देखेंगे, यह है एक महाद्वीप जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। इसी प्रकार से यहां है साउथ अमेरिका, यहां पर है यूरोप और यहां पर है अफ्रीका महाद्वीप। ये हम लोग जानते हैं। इसके बीच में जो ये महासागर देख रहे हैं, इसी का नाम है अटलांटिक महासागर
और अटलांटिक महासागर में यहां से इक्वेटर गुजर रहा है। इक्वेटर के नॉर्थ का भाग ये कहलाता है नॉर्थ अटलांटिक और ये कहलाता है साउथ अटलांटिक। यहां पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है ये विषुवत रेखा के उत्तर का भाग, यहां पर जो देश हैं उन सभी देशों का एक समूह है, संगठन है, इसीलिए इसका नाम हो गया नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन डीसी में उत्तरी अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित राष्ट्रों द्वारा की गई थी। सिंपल सी बात है, इसके नाम से स्पष्ट होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसे सभी राष्ट्र जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित हैं, उन सभी देशों ने मिलकर वॉशिंगटन डीसी में, जो कि यूएसए की राजधानी है, इसमें 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। ये डेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 1949 याद रखिएगा। दरअसल क्यों की गई थी उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिनकी चर्चा अभी हम क्रम से करेंगे। इसकी स्थापना में अमेरिका, कनाडा और 10 यूरोपीय राष्ट्रों का योगदान था। तो 10 यूरोप के देश थे और इसके अलावा 2 देश अमेरिका और कनाडा थे। टोटल मिलाकर संख्या हो जाती है 12। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेटो की स्थापना के समय कितने सदस्य थे? तो 12 सदस्य थे, 2 अमेरिका और कनाडा, बाकी 10 यूरोप के राष्ट्र थे। कौन कौन देश शामिल थे? अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, पुर्तगाल, ये शामिल थे। नेटो का मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है, जो कि बेल्जियम का एक शहर है। बेल्जियम के ब्रसेल्स में इसका मुख्यालय है। यहां आप चित्र देख सकते हैं, यहां पर यह दिखाया हुआ है 1949 में कौन कौन से देश इसमें शामिल थे। इसको पढ़ते हैं थोड़ा। नेटो मेंबर सिंस 1949 के बाद जैसे जैसे समय समय पर अलग अलग मेंबर इसमें जुड़ते गए, इस डायग्राम में, इस फ्रेम में पूरा दिखाया गया है। 1949 में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगीज, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट इसके मेंबर थे। टोटल 12 कंट्री। 1952 में ग्रीस और तुर्की इसमें जुड़ते हैं। 1955 में जर्मनी इसमें जुड़ जाता है। 1982 में स्पेन जुड़ जाता है। 1999 में इसमें हंगरी, पोलैंड, चिल्जा जुड़ जाते हैं। 2024 में यहां एस्टोनिया, बुल्गारिया, लैटविया, लिथुआनिया, लोमानिया, स्लोवाकिया, ये सब देश जुड़ जाते हैं। कुल मिलाकर आज के समय अगर हम बात करें 2026 में, तो इसमें 32 मेंबर हैं। 32 देशों का एक समूह बन गया है। नेटो की स्थापना के समय क्या परिस्थिति थी? प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जिस समय नेटो की स्थापना हुई तो कुछ ना कुछ तो परिस्थितियां रही होंगी। आप भी जानते हैं कि बिना किसी कारण के कुछ नहीं होता है, तो स्वाभाविक सी बात है 1949 में ऐसा क्या था जब नेटो की स्थापना की गई थी। एक एक पॉइंट को समझिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का यूरोप। दरअसल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका विजयी हुआ, क्योंकि अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग किया था जापान के खिलाफ। तो दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्रों में से एक बन गया था अमेरिका। यूरोप पूरा बर्बाद हो चुका था, क्योंकि यूरोप की बहुत बड़े पैमाने पर क्षति हुई थी। जनधन बहुत बड़े पैमाने पर नष्ट हुआ था। अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, सेनाएं कमजोर थीं, राजनीतिक परिस्थितियां अस्थिर थीं। इस संदर्भ में एक ऐसे संगठन का बनना बहुत जरूरी था, नहीं तो यूरोप के राष्ट्रों पर खतरा मंडराने लगा था। सीधे शब्दों में कहें, शीत युद्ध की शुरुआत। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में सोवियत संघ और अमेरिका, ये 2 बड़ी शक्तियों के रूप में उभरे और इन दोनों बड़ी शक्तियों के बीच एक शीत युद्ध की शुरुआत होती है। शीत युद्ध का मतलब होता है कि सामने सामने से कोई युद्ध नहीं हो रहा, लेकिन एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, या तो उनके मित्रों को मारा जा रहा है या आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। 1991 में जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया तब तक ये युद्ध चला। ऐसी स्थिति में एक दूसरे को ये देश शक की निगाहों से देखते थे। तो अमेरिका ने जब 1949 में नेटो बनाया तो इन सभी देशों के प्रतिद्वंदी स्वरूप सोवियत संघ ने वर्सा पैक्ट बनाया और बहुत सारे देशों को अपने साथ मिला लिया। तो यह संगठन शीत युद्ध के दौरान बहुत प्रभावी रूप से काम करता रहा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था रूस को या सोवियत संघ को अपने शत्रु के रूप में देखना। इसी संदर्भ में इसकी स्थापना हुई थी। पूंजीवादी अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी ब्लॉक और समाजवादी सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी ब्लॉक, दोनों के बीच विचारधारा को लेकर विवाद था। दरअसल रूस सोवियत संघ की विचारधारा थी वो समाजवादी थी, जबकि इनकी विचारधारा पूंजीवादी थी।
समाजवादी विचारधारा जहां संसाधनों पर सरकार के नियंत्रण को महत्व देती है, वहीं पूंजीवादी विचारधारा ये कहती है कि संसाधनों का निजीकरण होगा, यानी निजी संपत्ति का अस्तित्व होगा। तो विचारधारा का प्रभाव था, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी, इसी कारण शीत युद्ध हुआ। सोवियत विस्तार का डर। 1945 से 1948 के बीच में अगर आप देखेंगे, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया में साम्यवादी सरकारें स्थापित कर दी थी। दरअसल आपका एक दुश्मन है और आपका दुश्मन बहुत सारे दोस्तों को या आपके अनजान लोगों को अपनी तरफ मिलाते जा रहा है। तो आपके दिमाग में एक भय आना स्वाभाविक है कि अगर हमने कुछ काम नहीं किया तो हो सकता है कि ये सभी देश रूस के प्रभाव में आ गए हैं, सोवियत संघ के प्रभाव में आ गए हैं, इसका प्रभाव और भी अधिक फैलने लगेगा। यानी जब बीमारी आपके घर में फैलने लगती है तो आपको उसका उपचार करना होता है। इसी प्रकार से अमेरिका के नेतृत्व वाले ये देश मानकर बैठे थे कि सोवियत संघ की विचारधारा का प्रभाव, ये समाजवादी विचारधारा का प्रभाव यूरोप के देशों में तेजी से फैल रहा है, ये प्रभाव अमेरिका तक आ सकता है। इसको रोकने के लिए क्या किया, अमेरिका ने नेटो संगठन की स्थापना की। 1948 में बर्लिन नाकाबंदी और चेकोस्लोवाकिया में साम्यवादी तख्त पलट से पश्चिमी देशों को लगा यूएसएसआर का पूरे यूरोप पर कब्जा हो जाएगा। यानी यूरोप पर कब्जा ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए इस संगठन की स्थापना की गई थी। अमेरिका की नीति में बदलाव। पहले दरअसल अमेरिका आइसोलेशन यानी अलग अलग रहने की नीति पर था, लेकिन सोवियत खतरे को देखकर 1947 में उसने ट्रूमैन डॉक्ट्राइन आया और साम्यवाद को रोकने के लिए दूसरे देशों की मदद करने पड़ा। इस लाइन का मतलब यह है कि पहले अमेरिका का विश्वास यह था कि मुझे पूरी दुनिया से अलग रहकर अपना सामाजिक आर्थिक विकास करना है और राजनीतिक रूप से मजबूत बनना है। लेकिन जब सोवियत विचारधारा का प्रभाव दुनिया में होने लगा तो अमेरिका को इस बात को समझ में आ गया था कि अब अलग रहकर काम नहीं चलेगा, हमको इस जंग में कूदना पड़ेगा, एक संगठन बनाना पड़ेगा, एक शक्तिशाली सैन्य संगठन बनाना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में नेटो की स्थापना हुई। सामूहिक सुरक्षा की जरूरत। अगर अलग अलग लोगों को मारना है तो आसान हो जाता है, लेकिन अगर लोग एक साथ मिलकर रहेंगे तो उनको हरा पाना मजबूती से बहुत मुश्किल काम होता है। क्यों? इसके पीछे सिंपल सी बात है, अगर अमेरिका अलग है, ब्रिटेन अलग है, फ्रांस अलग है, जापान अलग है, सब अलग अलग है, तो अगर मान लीजिए कोई देश अलग अलग रूप से हमला करेगा तो इनको परास्त कर सकता है। लेकिन अगर ये सभी देश एक एग्रीमेंट करें, उस एग्रीमेंट में लिखेंगे अगर हम में से किसी भी देश पर हमला होता है तो हम सब मिलकर उस देश को मारेंगे। आगे बताएंगे आपको, आर्टिकल 5 है इसका, नेटो के जो चार्टर है उसका आर्टिकल 5। उस आर्टिकल 5 में यही कहा गया है कि हम सभी देश एक साथ रहेंगे, अगर हम पर कोई हमला करता है किसी भी देश पर तो हम सब लोग मिलकर उसका जवाब देंगे। इसी बात को यहां पर बताया गया, सामूहिक सुरक्षा की जरूरत। सामूहिक सुरक्षा का मतलब ही होता है कि हम सब एक साथ मिलकर दूसरे देश को हमला करेंगे अगर स्थिति ऐसी बनती है तो। अब नेटो के उद्देश्य क्या हैं, यह भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि एक इतना मजबूत संगठन अस्तित्व में आया। कोई ना कोई तो उद्देश्य रहा होगा। सामूहिक सुरक्षा, अभी अभी हमने आपसे जिक्र किया है कि उद्देश्य था कि हमारे ये नेटो का जो संविधान है, नेटो का जो चार्टर है, उसका आर्टिकल 5 कहता है कि जो भी ये देश हैं, ये सभी देश सामूहिक रूप से एक साथ रहेंगे। अगर इन पर कोई हमला करता है तो उस हमले का जवाब सामूहिक तौर पर दिया जाएगा, सभी देश एक साथ मिलकर देंगे। और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सामूहिक सुरक्षा। सुरक्षा के संदर्भ में दो प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है सामूहिक सुरक्षा, एक होता है सहयोगी सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा का मतलब है कि आप सब लोग एक साथ रहते हैं, अगर एक को भी किसी ने नुकसान पहुंचाया तो सब लोग मिलकर मारेंगे, ये सामूहिक सुरक्षा है। सहयोगी सुरक्षा का मतलब है हम आपका सहयोग करेंगे, लड़ना आपको अकेले पड़ेगा, हम आपको अस्त्र शस्त्र देंगे, गोला बारूद देंगे, पैसा रुपए देंगे, लेकिन आपके साथ युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? आपके साथ युद्ध करेंगे तो ये युद्ध ग्लोबल बन जाएगा, वैश्विक बन जाएगा। यही खतरा भी मंडराता है नेटो पर कि नेटो अगर किसी से युद्ध करेगा तो पूरा विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। सोवियत विस्तार को रोकना, उद्देश्य यह भी बहुत बड़ा था, सबसे बड़ा उद्देश्य यही था, सोवियत संघ के विस्तार को रोकना, क्योंकि सोवियत संघ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और दुनिया में इसका प्रभाव भी बढ़ रहा था। इसको रोकने के लिए इन देशों को एक साथ आना पड़ा।
सदस्य देशों की सुरक्षा, ये भी सही बात है। जो भी सदस्य देश थे उनमें से कुछ राष्ट्र बहुत कमजोर थे। सोवियत संघ की बात इसलिए भी मान लेते थे क्योंकि उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन सभी देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया और कहा कि चिंता मत करो, तुम छोटे हो लेकिन हम तुमको सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे, किसी से तुमको डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अस्तित्व में आया युद्ध की रोकथाम। यह भी सच्चाई है कि एक संगठन इतना मजबूत है तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। इसी कारण से भी शायद युद्ध नहीं हुए, वरना अलग अलग देशों के साथ तो न जाने कितने युद्ध हो चुके होते। यह भी एक अटलांटिक क्षेत्र में स्थित था। अटलांटिक महासागर दुनिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक है। खासकर उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों के बीच जो व्यापार होता है उसका अधिकांश भाग कहां से, इसी मार्ग से होकर जाता है। तो इसी संदर्भ में इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन की अनिवार्यता महसूस की गई। अमेरिका यूरोप संबंध मजबूत करना, यह भी सच्चाई है कि अमेरिका अपने संबंध यूरोप के साथ मजबूत करना चाहता था, क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय से संबंध खराब हुए थे। इसके पीछे क्या कारण थे, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि यूरोप के ही लोगों ने अमेरिका में बसकर आज के विकसित अमेरिका का निर्माण किया, लेकिन वहां की व्यवस्था अलग अलग प्रकार की थी। संकट प्रबंधन, सदस्य या गैर सदस्य देशों में संघर्ष, प्राकृतिक आपदा, आतंकी खतरे के समय सामूहिक कार्रवाई करना। अगर कोई खतरा होता है तो उसके खिलाफ आप सामूहिक तौर पर काम करेंगे तो इसका ज्यादा बेनिफिट होता है। इसी बात को यहां कहा गया। सहयोगी सुरक्षा, शांति स्थापित करना, आतंकवादी विरोधी अभियान चलाना, ये सब इसके उद्देश्य थे। रक्षा क्षमताओं का विस्तार, दरअसल रक्षा क्षमताओं का विस्तार, इस पूरे क्षेत्र पर शांति व्यवस्था बनाए रखना है और अगर किसी शत्रु का हमले का जवाब देना है तो आपको मजबूत रूप से सामने आना पड़ेगा। और मजबूती कैसे होगी, परस्पर सहयोग से। तो यहां पर सामूहिक सुरक्षा के साथ साथ रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया, क्योंकि अमेरिका जैसे राष्ट्र थे और इसमें आगे ये भी बताएंगे आपको कुछ प्रावधान है कि जीडीपी का लगभग 2% आपको रक्षा क्षेत्र पर खर्च करना पड़ेगा। अमेरिका जैसा देश इस संगठन के लिए 70% रुपया देता है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना मजबूत संगठन है। मेनली ये सुरक्षा से संबंधित संगठन है, यह सैन्य संगठन है मुख्य रूप से। ठीक, ये जो देश आप देख रहे होंगे ये अटलांटिक महासागर है। इस महासागर में ये नीला कलर आप देख रहे हैं, ये नीले कलर से कौन से देश हैं, ये नेटो के मेंबर कंट्री हैं और ये पूरा अटलांटिक महासागर में, इसलिए इसका नाम भी है NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन है जो कि संधीय समझौते के द्वारा हुआ है, तो यहां के देश ही शामिल होंगे इसमें। ठीक, नेटो के सदस्य कौन कौन से, प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जाता है। 2026 तक नेटो में 32 सदस्य देश थे, अभी 32 सदस्य देश हैं। समझ में आ रहा है। सबसे नए सदस्य कौन से हैं पूछा जाएगा आपसे। 2023 में फिनलैंड इसमें जुड़ा था, 2024 में इसमें स्वीडन जुड़ा हुआ था। स्वीडन और फिनलैंड की अगर हम बात करें, ये जो देश आप देख रहे हैं ये देश, ये फिनलैंड है, और ये देश आप देख रहे हैं स्वीडन, ये स्वीडन, ये फिनलैंड, ये दो देश इसमें जुड़ चुके हैं। हालांकि इसमें कलर नहीं किया गया है, करना चाहिए था, गलत है वो मैप में, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्वीडन और फिनलैंड 23 और 24 में शामिल हुए हैं। इससे पहले कौन शामिल हुआ था, 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया, यूरोप का ही देश है, शामिल हुआ था, और मॉन्टेनेग्रो 2017 में शामिल हुआ था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भविष्य में संभावित सदस्य, आपने देखा कि यूक्रेन और रूस के बीच एक लगातार युद्ध चल रहा है, 2 वर्ष होने को हैं, 2 वर्ष से युद्ध चल रहा है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि यूक्रेन ने अमेरिका से कहा था कि हमको नेटो का मेंबर बनना है, और अमेरिका से नेटो का मेंबर बनने के कारण ही रूस ने इस पर हमला किया है। एक्चुअल में आपको मानचित्र देखना पड़ेगा। यहां पर ये देख रहे हैं, ये देश है यूक्रेन, ठीक, ये वाला, ये पीला दिख रहा है यूक्रेन है, ये है रूस। अब ये रूस है, ये यूक्रेन है। अभी तक आप देख रहे होंगे कि ये यूक्रेन रूस और नेटो मेंबर के बीच एक बफर स्टेट बना हुआ है। लेकिन सोचकर देखिए कि अगर इस क्षेत्र पर भी ये नीला कलर हो गया, यानी नेटो का देश बन गया, तो सोचिए इस सोवियत संघ के लिए कितना खतरा हो जाएगा। इसी कारण से रूस ने इस पर हमला किया, क्योंकि जिस समय रूस की जगह सोवियत संघ हुआ करता था, तो सोवियत संघ ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां किया था, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यहां की सभी चीजों पर। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो उसके बाद ये एक अलग स्वतंत्र देश बना। यहां भी रूस को दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत अब उत्पन्न हुई है जब इसने अमेरिका से कहा कि मुझे मेंबर बनना है।
और उसी समय रूस ने इस पर हमला कर दिया, क्योंकि रूस इसको अपनी सुरक्षा चिंताओं के दृष्टिगत महत्वपूर्ण मुद्दा मानता है। रूस का सिंपल सी चिंता है कि अगर इसको नेटो का मेंबर बना दिया गया तो हमारी सुरक्षा का क्या होगा। इसी कारण से पहले भी एस्टोनिया, लैटविया ये देश बन चुके हैं नेटो के मेंबर, इससे भी खतरा हुआ। फिनलैंड के साथ भी इसकी सीमाएं लगती हैं, फिनलैंड भी नेटो का मेंबर बन गया, इससे भी रूस को चिंता हुई। लेकिन यूक्रेन बन जाएगा तो वास्तव में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है रूस के लिए। इसी कारण से रूस इसको किसी भी कीमत पर नहीं बनने देना चाहता है। यूक्रेन सितंबर 2022 में सदस्यता के लिए आवेदन किया था। नेटो ने कहा कि यूक्रेन का भविष्य नेटो में है और इसका रास्ता अपरिवर्तनीय है, लेकिन अभी आमंत्रण नहीं दिया गया है। समझ रहा है? तो अभी ये नहीं है, लेकिन यूक्रेन शामिल होना चाहता था, ये अलग बात है। बोस्निया और हर्जेगोविना और जॉर्जिया ये भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। कोसावो ये पूछ सकता है आपसे कि कौन कौन से देश हैं जो इसका मेंबर बनने के इच्छुक हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर पूरा चार्ट दिया हुआ है कौन कौन से देश कब कब कैसे बने हुए हैं। 2009 तक है, लेकिन आपको पूरा 2025-26 तक का देखना है। कुछ पॉइंट याद रखिएगा। आर्टिकल 5 आपको याद रखना है। आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी भी एक देश पर हमला होगा उसका जवाब सभी देश मिलकर देंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका क्यों इसमें ताकतवर है? इसलिए क्योंकि अमेरिका पूरे खर्चे का 70% अकेले देता है। अमेरिका का कहना है कि जितना खर्चा है उसका 70% हम देते हैं। इसी कारण से इसको अमेरिका के नेतृत्व वाला संगठन भी कहा जाता है, जो कि सारे काम करने के लिए आर्थिक रूप से एम्पावर्ड होना बहुत जरूरी है। और यहां अमेरिका ताकतवर स्थिति में है। और 2% का नियम है, यह कहता है कि सभी देशों को अपनी जीडीपी का 2% कम से कम रक्षा क्षेत्र पर खर्च करना पड़ेगा। रक्षा क्षेत्र का मतलब है सैनिकों की भर्ती पर, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद पर, रिसर्च पर, इस पर खर्च करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। और नेटो मुख्य रूप से रूस को अपना, पहले सोवियत संघ को अपना दुश्मन मानता था, लेकिन अब सोवियत संघ नहीं रहा तो रूस और चीन को अब ये चुनौती के रूप में देखता है। इसका मानना है कि ये चुनौती है। अब तक नेटो ज्वाइन करने के बाद कोई भी देश पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है। एक बात ये भी याद रखिएगा कि नेटो में अब 32 सदस्य हैं। कोई भी ऐसा एक भी देश ऐसा नहीं है जो 32 सदस्य में पहले शामिल हुआ हो फिर वापस हुआ हो, ऐसा एक भी देश नहीं है। लगातार सभी देश इसमें जुड़ते रहे। लेकिन 2 एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं जो एक्सेप्शन है। फ्रांस 1966 में नेटो की मिलिट्री कमांड से अलग हो गया था, लेकिन बाद में फिर जुड़ गया था। ग्रीस भी 1974 में मिलिट्री कमांड से अलग हुआ था, लेकिन फिर से बाद में जुड़ गया था। तो मिलिट्री कमांड का मतलब है रक्षा ऑपरेशन वगैरह करने हो कहीं, उससे अलग हो गए थे लेकिन फिर जुड़ गए हैं। लेकिन पूरी तरीके से कोई इससे अब तक अलग नहीं हुआ है, ये याद रखने वाली बात है। अब यहां बात करते हैं नेटो की भविष्य में प्रासंगिकता। एक प्रश्न उठता है कि क्या नेटो का अब कोई रोल रह गया है? ट्रंप साहब के बयान से तो यही लग रहा है कि नेटो अब एक डूबता हुआ सूर्य है, जो कि डूबने वाला है। लेकिन फिर भी आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसका बहुत महत्व है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जरूरत बढ़ गई है। यूक्रेन और रूस का युद्ध जो चल रहा है उसके बाद इसकी जरूरत को और अधिक बढ़ाकर देखा जाने लगा है। 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोप में सामूहिक सुरक्षा की जरूरत बढ़ी है। जिस प्रकार से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, यूरोप के देशों को यह चिंता है कि अगर हम लोग नेटो से अलग हो गए तो हम में से किसी पर भी हमला हो सकता है। उस स्थिति में हम लोग अकेले इसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है ये बहुत जरूरी चीज हो गई है उनके लिए। फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश तटस्थता छोड़कर नेटो में शामिल हुए हैं। फिनलैंड और स्वीडन हमेशा से कहते थे हम तो क्या न्यूट्रल कंट्री हैं, लेकिन ये लोग भी इसमें शामिल हो गए नेटो में। ये दिखाता है कि नेटो की जरूरत लगातार बढ़ रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आखिर 12 सदस्य से मिलकर आज 32 सदस्य कैसे हो गए हैं, है ना? ये भी सोचने वाली बात है। 32 देशों तक विस्तार, सोचिए 32 देशों तक इसका विस्तार हो गया है। सामूहिक सुरक्षा ताकत बढ़ गई है। आर्टिकल 5 सामूहिक रक्षा की बात करता है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसको हटा दीजिए, ये संगठन कुछ नहीं है, क्योंकि संगठन तो बहुत सारे बने हैं दुनिया में, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है ना कि सामूहिक सुरक्षा, अगर एक को मारोगे तो हम सब मिलकर जवाब देंगे, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। नए खतरों से निपटना, वर्तमान समय में युद्ध की प्रणाली में परिवर्तन हुआ है, युद्ध के तरीकों में परिवर्तन हुआ है, और उससे निपटने में ऐसे संगठन का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए नेटो की भविष्य में प्रासंगिकता या महत्व इसलिए बताया जा रहा है, ये आपको यूरोप और अमेरिका को ध्यान में रखकर सोचना है। भारत को ध्यान में रखकर सोचेंगे तो इसका महत्व नहीं समझ में आएगा। अमेरिका को ध्यान में रखकर सोचिए, यूरोप को ध्यान में रखकर सोचिए तो इसका महत्व समझेंगे। इंडो पैसिफिक में बढ़ती भूमिका, चीन का लगातार प्रभाव प्रशांत महासागर के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है।
दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र पर चीन उथल पुथल मचाए हुए है, तो इस चीन के प्रभाव को कंट्रोल करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक संगठन और है जिसका नाम है क्वाड, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। उस संगठन का भी रोल चीन के प्रभाव को सीमित करने में बिल्कुल है। यूक्रेन का भविष्य, नेटो जान ही रहे हैं शामिल होना था, उसी कारण से हमला हुआ। अब देखते हैं क्या होता है। रक्षा खर्च में बढ़ोतरी, दरअसल सदस्य देशों को 2% खर्च करना है, ये तो अनिवार्य है, लेकिन अब इसका खर्च लगातार और बढ़ता जा रहा है। नेटो के मेंबर में भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है। अब वो अपनी सुरक्षा को अलग अलग भी महत्व दे रहे हैं और अधिक खर्च कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। नए खतरे क्या हैं, ये सभी देश इसमें शामिल होना चाहते हैं, है ना, ये भी समस्या है। समस्या क्या है, प्रासंगिकता है उसके लिए नेटो की। यूरोप अमेरिका एकता का प्रतीक, बिल्कुल सही बात है। 1949 से संगठन बना और यूरोप और अमेरिका के रिश्ते, इसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़ा बहुत अगर छोड़ दिया जाए तो हमेशा अच्छे रहे हैं। और जो उतार चढ़ाव भी आया वो ट्रंप के कार्यकाल में आया है, बाकी तो स्थिति ठीक ठाक ही रही है। नेटो की मौजूदगी में ही कई देशों को युद्ध कराने से रोकती है। यह भी एक सच्चाई है कि नेटो के मेंबर ऐसा नहीं कि युद्ध करने के लिए पैदा हुए हैं, बल्कि बहुत बार ये देखा गया है कि युद्ध से बचने का काम भी यही लोग करते हैं। अच्छी चीज है, पॉजिटिव है। एक प्रश्न आपके लिए है, इस प्रश्न का जवाब आपको यहीं रुक कर देना है। जितना आपने पढ़ा है उसी से संबंधित एक प्रश्न ये है, अमेरिका के नेतृत्व वाले सुरक्षा संगठन नेटो के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए और यह बताइए कि कौन सा विकल्प नेटो के संबंध में सही नहीं है। Consider the following option which reference to the US-led security organization NATO and state which option is not correct regarding NATO। यहां आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने अब तक सोच लिया होगा और उसका सही जवाब भी दिया होगा, और जो भी जवाब दिया है उसका आंसर ये है। इसके बाद बढ़ते आएंगे। अच्छा, आंसर नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर सही ये है, ऑप्शन नंबर बी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, गलत है। ये ब्रुसेल्स में है इसका हेडक्वार्टर, इसी कारण से गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। एक मेंस के लिए आंसर आपके लिए ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे तो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगी, और इस प्रकार के प्रश्न आपको सीधे सीधे मेंस में देखने को मिलेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय स्थापित नेटो संगठन वर्तमान में अपनी प्रासंगिकता को खो दिया है, इस संबंध में अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। ट्रंप के जो बयान हैं उन सबसे बयान से लगता है कि नेटो आज के समय में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर हमने आपको ये भी बताया कि नेटो क्यों प्रासंगिक है आज भी, तो आपको दोनों को मिलाकर यहां लिखना है। आपको लिखना है वर्तमान समय में जिस प्रकार से अमेरिका, ईरान और इजराइल युद्ध में लगे हुए हैं, वहां नेटो की भूमिका एकदम सीमित नजर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा दिए हुए बयान से स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि नेटो संगठन ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा, उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस संदर्भ में नेटो के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नेटो की प्रासंगिकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। और प्रासंगिकता को लेकर जो पॉइंट है वो आपको लिखने हैं यहाँ, कि ये पॉइंट है इसके। युद्ध रोकने में भूमिका है, लगातार इसमें सदस्य देश बढ़ते जा रहे हैं, कुछ तो बैठे हुए हैं सदस्यता लेने के लिए। ये सब क्या है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। यूरोप को एक बाउंड्री देता है, पूरा बांधता है। अमेरिका यूरोप की क्या करता है, अमेरिका और यूरोप को जोड़ने का काम करता है, लिंकेज प्रदान करता है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर में सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो ये सब आपके प्रश्न हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि आखिर ये क्यों महत्वपूर्ण है। जितनी चीजें नेटो की हो सकती हैं प्री मेंस हर तरीके से वो आपको बता दी गई हैं। अब आपका एक काम है कि आप इसको आंसर को लिखिएगा, साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। कोई सलाह, कोई सुझाव अगर आपके हों तो आप बता सकते हैं। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, और हर दिन कोशिश करेंगे पूरे मुद्दे को डिस्कस करने का, ताकि आपके करंट अफेयर की तैयारी के साथ साथ आंसर राइटिंग भी बेहतर बन सके और प्रीलिम्स की भी आपकी प्रैक्टिस हो सके। धन्यवाद।